afternoon, sir. डन। भाई माइक ऑफ कर लो। अबे सुन रहे पहले माइक ऑफ करो भाई।
गुड आफ्टरनून बच्चा। गुड आफ्टरनून सर। तो कल हम लोगों ने स्फेरिकल सिमेट्री की प्रॉब्लम्स करी थी और आज हम लोग, तुम लोग कह रहे थे, तो दो तरह की सिमेट्री और होती है। एक होती है लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री या इसी को सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी कहते हैं। देखो, लाइन सिमेट्री कब लगती है? जब हमारे पास कोई लाइन चार्ज हो, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज हो, या फिर लॉन्ग सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्म लाइन चार्ज लेते हैं। तो ये हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमने मानी। तो देखो, जब भी इस टाइप की शेप हो तो हमेशा, जैसे यहां से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहां से एक कोएक्सियल सिलेंड्रिकल सरफेस मान लो। ये क्या है? कोएक्सियल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। कोएक्सियल का मतलब है कि ये जो लाइन चार्ज है, ये सिलेंडर की एक्सिस होनी चाहिए। और मान लो कि ये लेंथ इसकी एल है और यहां से आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। अगर ये चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग ना हो तो फिर आप गॉस-लॉ नहीं यूज कर सकते। और अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस चार्ज, लाइन चार्ज की विसिनिटी में रेडियल डायरेक्शन में होगा, ऐसे इस तरफ यहाँ, और सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई मान लिया।
अब यहाँ पर ये जो कंडीशन आई है कि एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल एंड वैल्यू सेम है, तो अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर डिस्टर्ब होती है, जैसे ये यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, इट इज वेरिंग, या फिर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, तो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में गड़बड़ हो जाएगा और फिर सिमेट्री नहीं रहेगी। तो इसीलिए जब भी लाइन सिमेट्री लगानी है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री लगानी है, तो चाहे ये सिलेंडर हो चाहे लाइन चार्ज हो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का होना चाहिए। ओके, अब इसमें गॉस लॉ लगाइए। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियल लाइक दिस, और मेरे पास जो क्लोज सरफेस है वो सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो इसके तीन हिस्से हैं, एक ये वाला सर्कुलर सरफेस, एक इधर वाला सर्कुलर सरफेस, और प्लस ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो कर्व सरफेस कहलाता है। तो अगर हम फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेस निकालें, चाहे राइट वाला निकाले चाहे लेफ्ट वाला निकाले, तो फ्लक्स जीरो है। क्यों? क्योंकि इसका नॉर्मल ऐसे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, तो बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली इधर नॉर्मल इधर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ये जीरो हो गया। और अगर ये कर्व सरफेस के थ्रू निकाले, तो जैसे ये छोटा सा एरिया मैंने डीए लिया, तो नॉर्मल भी इधर रहेगा, तो इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, और सब जगह यही कहानी रिपीट हो जाएगी। इस कर्व सरफेस पे कोई भी आप एलिमेंटल एरिया लोगे, यही चीज आनी है। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो E डॉट डी ए जब पूरी सिलेंडर के लिए करेंगे, तो उसमें ये सर्कुलर सरफेस के लिए भी होगा, प्लस कर्व सरफेस के लिए भी होगा। ये सर्कुलर सरफेस है, दो सर्कुलर सरफेस है, और प्लस ये सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए भी होगा E डॉट डी ए। और बराबर इनसाइड चार्ज, तो इसकी लंबाई मैंने L मानी, तो चार्ज तो इस लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर सिलेंडर की लंबाई L है तो इसके अंदर चार्ज वायर की लेंथ भी L होगी, तो टोटल चार्ज हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ओके, अब क्या करें? अब देखो, ये तो जीरो होगा, ये हम बता चुके हैं, ये भी जीरो होगा, ये बता चुके हैं, ये कितना होगा? तो हर जगह E बराबर है डी ए हम ले रहे हैं, और हर जगह कॉस जीरो है, कॉस जीरो 1 हो गया, E बाहर आ गया। तो ये वाला जो इंटीग्रल है वो मेरे पास कन्वर्ट होके आ जाएगा E cos 01 इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और ये जो इंटीग्रल डी ए है, दैट इज नथिंग बट एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सरफेस, और वो हो जाएगा 2 पाई, रेडियस इसकी R है और लंबाई L है, तो लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एंड दिस इज द की पॉइंट। जैसे स्फेरिकल सिमेट्री में ये गॉस लॉ वाला टर्म E इंटू 4 पाई R स्क्वायर बनता था, सिलेंड्रिकल सिमेट्री में ये हमेशा E इंटू 2 पाई RL बनेगा। अब L से L काट दीजिए
और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बाई आर। इस पर नीट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है और मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि इवन इफ मैं गॉस लॉ से फॉर्मूले निकाल दे रहा हूँ क्योंकि आपको आना चाहिए, बट ये जो रिजल्ट है वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक कॉपी पर या डायरी पर इन सारे रिजल्ट की लिस्टिंग करके मेमोराइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 99% डायरेक्ट फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कोई बच्चा मुझसे कुछ कह रहा था, बताओ। गुड आफ्टरनून सबसे। बेटा आज थोड़ा टेक्निकल इशू था तो इसलिए क्लास मैंने देर से शुरू करी। खैर एनीवे, ये जीरो हो गया, सर्कुलर सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस भी जीरो हो गया, और ये सॉलिड सरफेस है ना। हाँ ये सॉलिड इमेजिनरी सिलेंड्रिकल सरफेस, जिसको आपने रेड कलर से सर्किल की, ये नीचे रेड नीचे कलर से जो बनाया है नीचे इक्वेशन जो बनाया है आपने, ये, इक्वल टू लैम्डा। हाँ। तो ये सिलेंड्रिकल सरफेस है और मैं यही तो हाईलाइट करना चाह रहा था। ये वाली चीज हमेशा ये बन जाती है E/2 पाई आर। सर इसमें ये एक टर्म आता है, वो समझ में नहीं आता है। बेटा आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है, एक बार सर स्पीकर। कह रहे हैं इसमें एक टर्म आता है हाँ कि 100 लाइंस जो होती है वो को प्लेनर से क्रॉस कर रही हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सर तो ये मुझे को प्लेनर का ये नहीं समझ में आता है कि को प्लेनर क्या पूछ रहा है। आप बेटा क्वेश्चन भेजना, ठीक। सर क्वेश्चन नहीं है वो, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो उसमें पढ़ा था मैंने कि 100 को प्लेनर से अगर किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड में कोई लाइन चार्ज करेगी तो उसका फील्ड कितना होगा। अच्छा अभी देखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये फार्मूला आप देख लो, अभी हम तुम्हारे क्वेश्चन पे रिटर्न करते हैं दोबारा। तो ये अगर ये जैसे वायर है, इनफाइनाइट वायर है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो कहीं पर भी इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E बराबर हो जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर। और फॉर्मूला इसका ये रहेगा, ग्राफ इसका ऐसे आएगा, दिस इज ए हाइपरबोला। ये हाइपरबोला ग्राफ। इसके लिए पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। अगर आप सोचो कि यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो तो इट इज नॉट डिफाइंड। तो हाँ, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ से r1 डिस्टेंस पर है और एक पॉइंट यहाँ पे r2 डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस r2 है, ये r1 है। यहाँ का पोटेंशियल v1 है, यहाँ का पोटेंशियल v2 है। तो अगर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है dv बराबर -ER/dr, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो तुम्हें v1 से v2 जाना है, तो सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो आप A से B इंटीग्रेट करो, मतलब गो लाइक दिस। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस, अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास इतनी है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर इंटू dr, और ये r1 से आप r2 चले, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस λ/2 पाई एप्सिलॉन 0, और dr/r लॉग होता है
ln r r1 से r2, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln r2 बाई r1। r2 ज्यादा है, r1 कम है, तो ये पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी इधर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो वी कैन डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय दिस रिजल्ट, बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल यहाँ पे आपको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल का जीरो मानना पड़ेगा, इन्फिनिटी, तो ये इनडिटरमिनेट टर्म्स आ जाते हैं। आपके कोर्स में एनसीईआरटी में मैंने देखा था सिर्फ सिलेंड्रिकल वायर ही लिया है, लेकिन मैं सिलेंड्रिकल शेल भी लेता हूँ, थोड़ा सा एडवांस कर देता हूँ। तो सपोज ये मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का, ये ध्यान रखना है कि स्फीयर की तो रेडियस दी रहती थी और स्फेरिकल सिमेट्री लगती थी, लेकिन सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। चार्ज डेंसिटी मस्ट बी यूनिफॉर्म और साथ में लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए। लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए, और तब उसका फायदा क्या होगा कि आप जैसे अब इस सिलेंडर है, ये वायर तो है नहीं, लेकिन इस सिलेंडर की कुछ एक्सिस जरूर होगी। तो ये मैंने सिलेंडर की रेडियस r मान ली, सपोज ये रेडियस r, और लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, इसीलिए मैंने डॉटेड शो किया, और इसकी सरफेस को मैंने सिग्मा चार्ज डेंसिटी दे दी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो अब आप देखिएगा कि अगर ये चीज है तो तब भी रिजल्ट ये वैलिड रहेगा क्या, कि किसी भी r डिस्टेंस पर, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगी, और कहीं पे भी लोगे, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, ये बराबर रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल, एंड along the length ये सेम होगी, वेरी करेगी। रेडियल डायरेक्शन में चलोगे तो कम ज्यादा होगी, अगर ऐसे चलोगे पैरेलल टू द सिलेंडर तब ये वेरी नहीं करेगी, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम। और दूसरा, आप लोग काफी ज्यादा जानते भी हो, मेनली एप्लीकेशन में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम में, तो आई एम नॉट गोइंग टू मच थ्योरेटिकल डिटेल्स, बट 11-12 की क्लासेस में इसको फिर काफी देर तक ये सिमेट्री कैसे है, कैसे देखें, ये सब बताया जाता है। यहाँ हमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए ये बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कंसीडर r ग्रेटर देन रेडियस। अगर बाहर वाला पॉइंट है तो इसकी डिस्टेंस एक्सिस से r मानते हैं, तो ये डेफिनेटली ज्यादा होगा, है ना, रेडियस से ज्यादा होगा। और तुरंत यहां से एक कोएक्सियल सिलेंडर कंसीडर कर लो, ये सिलेंडर हमने कंसीडर कर लिया, ये अब इस पे हम गॉस लॉ लगा दें। सिलेंडर उस जगह से पास होना चाहिए जहां पे आपको फील्ड निकालनी है, तो गॉस लॉ क्या होगा, इंटीग्रल E डॉट dA थ्रू दिस गॉसियन सिलेंडर इज इक्वल टू इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0
अब देखो हमारे पास ये फिर वही केस आ गया, ये तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इनके थ्रू फ्लक्स 0 होता था, फ्लक्स खाली कर्व्ड सरफेस के अलोंग आता था, और ये टर्म बन जाता था E इंटू, अब ये सिलेंड्रिकल एरिया कितना होता है, पाई 2 पाई, और स्क्वायर एल। नहीं पाई R स्क्वायर एल नहीं होता है बेटा, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये 2 पाई RL होता है ना? ये जैसे सिलेंडर है ना ये, यस सर। तो ये जो वो कर्व वॉल्यूम सरफेस होता है। एरिया होता है ये 2 पाई R होता है, जैसे इसको कट करके खोल दो तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये लेंथ हो जाएगी 2 पाई R और ये हो जाएगी L, ये 2 पाई RL बनता है, यही हमने बताया था पीछे, ये हमेशा यही बन जाता है, ये देखो 2 पाई RL यहाँ पे भी बना था, तो 2 पाई RL, अब इस पे चार्ज कितना आया, तो ये है हमारे पास, ये है 2 पाई RL, इसको आप देखिए कितना होगा, ये 2 पाई R, लेकिन 2 पाई कैपिटल R, क्योंकि चार्ज तो खाली सिलेंडर पे है ना, तो ये सिलेंडर वाला जो कर्व सरफेस होगा वो 2 पाई RL होगा, और इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दो और एप्सिलॉन 0 से डिवाइड कर दो, तो अब क्या बना, 2 पाई R कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, 2 पाई L कैंसिल हो गया, तो E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा R बाई स्मॉल r, ये, और यहां से अगर सपोज तुम R की वैल्यू कैपिटल R लेते हो, मतलब सिलेंडर की सरफेस पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो तब हमारे पास केस बनेगा R इक्वल टू R, तो यू पुट जस्ट स्मॉल r इज इक्वल टू R, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और अगर R लेस देन R लोगे तो वेरी इंटरेस्टिंग केस, लाइक हॉलो सिलेंडर अगर ये अंदर है तो हमारे पास गॉसियन सरफेस अंदर बन जाएगी, सपोज यहाँ निकालना है, और इस केस में जब तुम ये फार्मूला लगाओगे तो चार्ज तो बाहर है, सिलेंडर गॉसियन सरफेस वाला अंदर है, तो E बराबर 0 आ जाएगा, तो लॉन्ग इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो ये मेरे पास फार्मूला है, और इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो इधर ग्राफ बना देते हैं, तो रेडियस तक तो ये 0 रहती है, फिर अचानक फील्ड प्रकट होती है इतनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और फिर ये हाइपरबोलिकली डिक्रीज करती है। अब हम तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, और सपोज ये कंडक्टिंग होता, सॉलिड होता तो भी खाली सरफेस पे रहता, मान लीजिए डाइइलेक्ट्रिक सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो ये डाइइलेक्ट्रिक सिलेंडर है, इनफाइनाइट लेंथ का, तो जब ये डाइइलेक्ट्रिक सिलेंडर है तो और यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसके अंदर बाहर सब जगह चार्ज आ जाएगा, तो होल सिलेंडर इज चार्ज्ड, दिस सिलेंडर इज चार्ज, और मैंने लिख लिया यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, इस बार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, दैट इज, अब बारी बारी से ये इसकी एक्सिस बना लेते हैं, अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं कि पहले बाहर वाला पॉइंट लेते हैं, तो बाहर वाला पॉइंट लिया,
आर ग्रेटर देन आर लिया, गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी, ये आर है, आर ग्रेटर देन आर है तो सिलेंडर के बाहर होगा, गॉसियन सरफेस की लंबाई एल मान ली, और ये बना है, दिस इज योर सिलेंडर। तो लेफ्ट हैंड टर्म क्या बनना है, 2 पाई आर बराबर। अब यहाँ पर चार्ज कितना आया, तो सिलेंडर का कितना वॉल्यूम इंक्लूज है, इतना, ये वॉल्यूम इंक्लूज है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज हो जाएगा, तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा, ई लिखना हम भूल गए थे, अब लिख दिया, तो ई इज इक्वल टू, ये एक पाई से पाई कट गया, 1/2 एप्सिलॉन जीरो, 1/L से L कट जाएगा, और आर स्क्वायर रहेगा और रो रहेगा, और अपॉन ये आर नीचे आ जाएगा। ध्यान रखिए, सिलिंड्रिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर नहीं 1/r आ रहा है, और अगर आर ग्रेटर इक्वल टू आर है तो आपकी सिलिंड्रिकल सरफेस यही बन जाएगी, तो आर की जगह आप कैपिटल आर रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E इज इक्वल टू आर इंटू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो ओनली। लेकिन अगर अंदर वाला लिया तो आपके साथ थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ये अंदर है, इस जगह फील्ड निकालनी है कहीं आर लेस देन कैपिटल आर में, दूरी एक्सिस की सिलेंडर से छोटी है, तो ये मेरा गॉसियन सरफेस बना, लेंथ एल है। अब इस पर मुझे गॉस लॉ लगाना है, तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए पूरा लिख देते हैं इस बार, थ्रू दिस गॉसियन सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ये वाला टर्म तो वही बनेगा, E इंटू 2 पाई आर इंटू एल, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, ये हमेशा यही बनता है। लेकिन इनसाइड चार्ज का गेम गड़बड़ हो गया, इनसाइड चार्ज में खाली वो चार्ज लेना है जो इस सिलेंडर के अंदर है। तो कैसे निकलेगा, चार्ज डेंसिटी रो है, तो इस सिलेंडर 1/एप्सिलॉन जीरो लिख दो, और इस सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लो पाई, इस बार स्मॉल आर स्क्वायर ही लोगे क्योंकि इस बार यही आर है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू रो, ये चार्ज है। तो पाई से पाई फिर कट गया, एल से एल फिर कट गया, तो इस बार E बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन जीरो और रो, और इंटू आर, ये आर स्क्वायर था, ये आर था, तो रो आर, यानी ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ग्राफ खींचूं तो कैसा आएगा, तो अगर मैं ग्राफ खींचूं, सपोज ये आर है, तो एट एक्सिस ई बराबर 0 है और ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल इंक्रीज, और सरफेस पे ये मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, ये आएगी आर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो, और इसके बाद फिर ये डिक्रीज होगी क्योंकि उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये प्रोपोर्शनल टू आर है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर।
दैट्स योर सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो मैंने सॉलिड सरफेस, सॉलिड सिलेंडर की, अच्छा यहाँ पे भी वही है कि बाहर वाला कर्व लगभग वैसे ही है जैसा कि हॉलो सिलेंडर के लिए था, लेकिन अंदर वाले में चेंज है, जैसे कि सिलेंडर स्फेरिकल शेल और डाइलेक्ट्रिक स्फीयर में होता है। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल सिमेट्री है। एंड नाउ आई विल यूज एक तीसरी सिमेट्री होती है जो इनफाइनाइट शीट होती है। इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो एक बहुत बड़ी सी शीट मान लीजिए, तो यहां पर भी वही चीज है कि शीट मस्ट बी वेरी लार्ज। शीट मस्ट बी वेरी लार्ज in every dimension, और चार्ज यूनिफॉर्मली, चार्ज यूनिफॉर्मली। तो ये मान लीजिए शीट है तुम्हारे पास और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा मान ली। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा। तो और हमें मान लीजिए यहां से थोड़ी डिस्टेंस पर, ये मान लिया कि मान लीजिए डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए r मान लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। तो यहाँ पे सिमेट्री क्या कहती है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसके हर तरफ इनफाइनाइट डायरेक्शन में ये चार्ज स्प्रेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट भी किसी नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी E। ये सिमेट्री का फायदा मिलता है। अगर ये शीट छोटी होगी या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज होगी तो आप ये नहीं मान सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग रेडियल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू शीट। अब यहां से ऐसा करते हैं, अब अगर गॉस लॉ लगाना है तो मुझे गॉसियन सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर एक डब्बा मानते हैं, उस डब्बे का शेप कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप एक बहुत ही पतला सा एरिया कंसीडर कर लीजिए DA। वॉट एवर बी दी शेप, शेप डजेंट मैटर, एरिया ये पैरेलल होना चाहिए शीट के, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके काफी क्लोज में होना चाहिए। और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए तो ये कुछ सिलेंडर टाइप की चीज बन जाएगी। ये आप आ गए जस्ट शीट पर, और जितना आपने ऊपर बढ़ाया था उतना ही नीचे बढ़ा दीजिए। उतना ही नीचे क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसा शीट के ऊपर है वैसे ही शीट के नीचे है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E अपवर्ड मानी थी तो नीचे जस्ट उतनी ही फील्ड E डाउनवर्ड हो जाएगी। और अगर ये दोनों डिस्टेंस हम बराबर नहीं लेते हैं तो माइट बी E इस डायरेक्शन में चलने पे चेंज करे, तो इसलिए हमने इसको ले लिया। अब अगर आप गॉस लॉ लगाएं इसमें तो देखिए फिर वही 3 सरफेसेस हैं, और इस बार कहानी उल्टी है। अगर मैं ये वाली सरफेस चूज करूंगा तो इसका नॉर्मल ऊपर, तो यहां पर फ्लक्स होगा। इसको चूज करूंगा तो इस पे भी फ्लक्स होगा, इसका नॉर्मल नीचे। लेकिन अगर मैं सिलेंड्रिकल सरफेस चूज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो शीट के परपेंडिकुलर होगी और इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर रेडियल होगा, तो एंगल 90 हो जाएगा। तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री में सिलेंड्रिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स था और सर्कुलर सरफेस के थ्रू नहीं था।
और शीट वाले केस में ये जो थर्ड टाइप की सिमेट्री है इसको पिल बॉक्स सिमेट्री कहते हैं। गॉसियन पिल बॉक्स इसका नाम होता है, पिल बॉक्स। तो इसमें सर्कुलर सरफेस के अलाउंड है। तो अगर हम गॉस लॉ लिखें E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0, तो ये जो पहली वाली सर्कुलर सरफेस है इसके अलाउंग फ्लक्स होगा EdA। क्यों? E इलेक्ट्रिक फील्ड है और NdA इसका एरिया है और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और इसके अलाउंग लिखें तो भी EdA होगा। और अगर सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे तो 0 हो जाएगा। और चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और सिर्फ डीए एरिया इनक्लोज है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं। तो दैट इज सिग्मा डीए अपॉन एप्सिलॉन 0। तो डीए टर्म चला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। वेरी नाइस एक्सप्रेशन, क्योंकि ये पहला फील्ड का फॉर्मूला है दैट इज इंडिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस। यानी अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो इसकी विसिनिटी में आइदर यू मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहने वाली है। तो इस हिसाब से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एवरीवेयर वी वांट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये पहला हमें ऐसा मिला है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूसर है। लेकिन ये हमें ध्यान देखना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा दूर ना जाए। इन प्रैक्टिकल क्या है कि इनफाइनाइट तो देखो बेटा कुछ होता नहीं है। आप कितनी बड़ी शीट ले लोगे? एक छोटी सी माचिस की डिबिया के साइज की, एक बुक की साइज की, एक टेबल की साइज की, एक कमरे की साइज की। इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा होता है। तो हम कब इनफाइनाइट शीट माने? तो इनफाइनाइट शीट मानने के दो तरीके हैं। ये जो डिस्टेंस है ना शीट के परपेंडिकुलर जो आप चलते हैं, तो ये डिस्टेंस r मस्ट बी मच मच लेस इन कंपैरिजन टू डायमेंशन ऑफ शीट। जैसे मान लीजिए आप एक शीट 10 मीटर बाई 10 मीटर की बना लेते हैं और इससे आप 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 1 मिलीमीटर इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 10 मीटर। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म आएगी और वो भी मिडिल के अराउंड में ही यूनिफॉर्म आएगी। यू शुड बी सफिशिएंट मिडिल ऑफ द शीट। अगर आप कॉर्नर में जाओगे तो वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए इसको ऐसा करते हैं। अब ये जो सिग्मा है ना, दिस इज ए चार्ज लेयर। ये एक लेयर ऑफ चार्ज है। अब हमसे कल एक बच्ची कह रही थी सर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों बताइए, तो हम बता देते हैं। कंडक्टिंग ये एक लेयर है, तो आप इसको इस फॉर्म में याद रखो। इफ देयर इज a layer of uniform charge density, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब कंडक्टिंग और नॉट कंडक्टिंग का क्या चक्कर है? तो सपोज कर लो ये मैंने एक पतली सी लेयर ली, शीट पतली सी ही लेंगे, और इसको हमने पूरी तरीके से चार्ज कर दिया है। चार्ज इज एवरीवेयर। सपोज मैंने इसको चार्ज दिया Q और इसका एरिया दिया A, और ये एक लेयर है चार्ज की।
तो किसी भी तरफ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो जाएगी क्यू अपॉन ए। और अगर हम लगभग बीच में थोड़ी सी स्मॉल डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो आप सिग्मा अपॉन, आप चाहो तो सिग्मा की वैल्यू रख सकते हो Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन 0। ये एक कहानी हुई। अब सपोज कर लो ये शीट कंडक्टिंग थी, उसको हम क्यू चार्ज दे रहे हैं। कंडक्टिंग शीट, तो कंडक्टिंग शीट में कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी आती है जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में जब आएगा, कि चाहे जितना पतला हो लेकिन कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। भले चाहे ये थिकनेस मिलीमीटर्स में हो या माइक्रोमीटर्स में हो, बट देयर मस्ट बी सम थिकनेस ऑफ थिन शीट। और अगर ये कंडक्टिंग है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, चार्ज नहीं रहता है कंडक्टर के। तो तुरंत अगर आप इसको चार्ज देंगे, जैसे आप क्यू चार्ज देंगे, तो ये चार्ज क्या होगा कि 2 लेयर्स बना देगा, एक राइट वाली लेयर और एक लेफ्ट वाली लेयर। 2 लेयर्स बन जाएंगे। तो यही डिफरेंस है। अगर मेरे पास डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिन शीट है और इसको हम एक चार्ज देंगे, तो देयर इज ओनली एरिया ए है, क्यू चार्ज दिया, तो देयर इज ओनली 1 चार्ज लेयर, जो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। लेकिन अगर ये कंडक्टिंग शीट है तो तुरंत चार्ज कुछ बाहर रहेगा, कुछ इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन ऑल सिमेट्रिकल कंडीशन ये आधा आधा चला जाएगा। तो ये क्यू चार्ज 2 एरिया में यूनिफॉर्मली बटेगा। तो यहाँ का जो सिग्मा होगा ना वो एक्चुअली क्यू अपॉन 2a हो जाएगा, क्यू अपॉन 2a हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला चार्ज इधर एरिया में बटा, उधर वाला चार्ज उधर एरिया में बटा, और Q1 प्लस Q2 बराबर चार्ज गिवन Q। तो यानी चार्ज डेंसिटी इसकी ज्यादा है और इसमें 2 चार्ज लेयर है और दोनों की चार्ज डेंसिटी कम है, बोलते सिग्मा ही। अब अगर मान लीजिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ इस साइड बाहर की तरफ, तो देयर आर 2 चार्ज लेयर्स, एक ये लेयर है एक ये लेयर है, यहाँ फील्ड निकाल रहा है। तो इसकी वजह से भी फील्ड होगी, इसकी वजह से भी फील्ड हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे मालूम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और 2 लेयर्स हैं तो दोनों अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे सेम डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो कंडक्टिंग शीट की अगर सिग्मा मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। बट डोंट कंफ्यूज, ये मत सोचना कि कंडक्टिंग शीट ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अगर तुमने चार्ज सेम दिया है तो जरा सिग्मा की वैल्यू तो रख के देखो, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन मैग्नीट्यूड। तो ऐसा नहीं है कि कंडक्टिंग ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी, क्योंकि उसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 देते हैं। अगर आप दोनों को चार्ज सेम दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही प्रोड्यूस होगी। हाँ, सिग्मा के टर्म में ये फॉर्मूले चेंज होते हैं। 1 लेयर के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, या नॉन कंडक्टिंग के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और कंडक्टिंग के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0।
बट मुद्दे की बात यह है कि कंडक्टर में दो हमारे पास प्लेन शीट्स होती हैं, और अगर सेम चार्ज दोनों को देंगे तो फार्मूला में भले कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, बट सिग्मा विल बी हाफ होता है। तो ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का चक्कर चलता है। अब यहाँ पर ये फार्मूला लोगों को बड़ा पसंद रहता है असल में, और इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक दो हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक शीट है, ये डाइइलेक्ट्रिक शीट। सर स्क्रीन बैक कर दीजिए एक मिनट। हाँ लीजिए। हो गया सर। तो ये डाइइलेक्ट्रिक शीट्स हैं, और सपोज दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा और सिग्मा है, इनके बीच में कुछ गैप है, बट गैप इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दी शीट्स। ये 3 पॉइंट है, P, Q और R। मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R। और अगर मान लीजिए ये है, सपोज इसको प्लस सिग्मा दें और इसको माइनस सिग्मा दें, तो फिर ये 3 फील्ड है, P, Q और R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट R। तो ये सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। कैसे? देखिए, जैसे यहां पर फील्ड निकालनी है, तो चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो दोनों की वजह से फील्ड अवे हो जाएगी। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0
तो दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. Why sigma upon 2 epsilon 0? Because these are dielectric sheets, one layers only. और अगर P पर निकालेंगे तो दोनों फील्ड इस तरफ हो जाएंगी, तो जुड़ेंगी, लेकिन दोनों नेगेटिव है तब भी जुड़ जाएंगी, डायरेक्शन तो सेम है. सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. और यहां पर देखो अपोजिट है, इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इधर और इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इधर, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. और अगर ऐसी सिचुएशन है तो आर्क इस पॉजिटिव की वजह से अवे और निगेटिव की वजह से टूवर्ड्स, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 पॉजिटिव शीट की वजह से, और लेफ्ट में इस निगेटिव की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो E बराबर 0. सिमिलरली यहाँ पे भी 0 आएगी क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाएगी, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए ऐसा हो रहा है. और बीच में निगेटिव की तरफ, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव. अब अगर यही हम कंडक्टिंग शीट्स कर देते तो रिजल्ट वही रहता, बट ये जो फॉर्मूला लगता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाता. दैट्स द थिंग. तो हमने आपको ये सारी सिमेट्रीज करा दी, इनफाइनाइट शीट्स करा दी और सिलेंड्रिकल सिमेट्री के सारे क्वेश्चंस करा दिए. और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की रही सही जो चीजें हैं, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल है, टॉर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो अब हम विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहे हैं, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहे हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड ली हमने. और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई मान लिया. अब इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखें, जैसे हमने पॉइंट चार्ज को रखा, तो पुट ए पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज है, चार्ज प्लस क्यू है और मास m है. तो व्हाट विल हैपन, इंटरेस्टिंग है, व्हाट विल हैपन. इसमें थोड़ी मैकेनिक्स भी लगेगी, आप लोग भी लगाइए. जहां पे हमने रखा है सपोज दैट पॉइंट इज O, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह है ही है बराबर, और इसकी वेलोसिटी 0 है. रखने का मतलब है वेलोसिटी नहीं दी. पुट ए चार्ज, पुट ए पॉजिटिव चार्ज. तो ये क्या होने वाला है, हम लोगों के इस टेस्ट का सिलेबस पूरा हो गया है, और बट इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पूरी है, हम लोग आगे बढ़ गए हैं, कल ही बढ़ गए थे एक्चुअली. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पर इस तरफ एक फोर्स लगने लगेगा QE, जो कांस्टेंट होगा. तो
अब ये फोर्स वेरी नहीं करेगा क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑलवेज ये इसी तरफ लगेगा, तो देयर विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन QE by m। और ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में एक्सेलेरेटेड मोशन करेगा। चार्ज विल मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन with uniform acceleration। और एक्सेलरेशन ये निकाल चुके हो। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अब देखो वेरिएशन किए जा सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स इधर लगेगा, तो ये इस तरफ स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो QE अपोजिट लगता, तब ये लेफ्ट की ओर एक्सेलरेट करता है ना। अब यहां से तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, t टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तो लगा दो फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन मोशन के फॉर्मूले तो जानते ही हो। vt बराबर u प्लस QE बाई m AT हो गया। t टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो st बराबर ut प्लस हाफ QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। s डिस्टेंस चलने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, सपोज ये s डिस्टेंस चलाया, तो vs बराबर अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर 0 प्लस 2a यानी QE बाई m इंटू s। तो मतलब ये अब स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस बन गए। इसको आप यूज करा सकते हो अच्छी तरीके से। थोड़ी सी वेरिएशन और हो सकती है। सपोज पॉजिटिव चार्ज है लेकिन हम इसको रखे नहीं, फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दें, तो क्या होगा, जहां जहां u 0 है वहां 0 नहीं रहेगा। और अगर इधर दे दें वेलोसिटी तो माइनस u रख के काम चला देंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो इधर ही रहेगा। शुरुआत में ये इधर जाएगा, फिर वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये लौटने लगेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐड करी जा सकती है। और मैं इसका एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है E इज इक्वल टू x i कैप। मैंने नॉन यूनिफॉर्म दे दी, डायरेक्शन इसकी यूनिफॉर्म है, हमेशा प्लस x में ही रहेगा। एंड चार्ज प्लस Q0 is given a velocity v0 minus g, sorry, minus v0। After how much time it will change its direction of motion। सपोज ये क्वेश्चन हमने बनाया है क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे ये पार्टिकल सपोज O पर रखा गया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने इधर दी माइनस v0। और लेकिन इस पर फोर्स इधर लगेगा, QE लगेगा। तो क्या करेगा, ये पहले लेफ्ट में जाएगा और चूंकि फोर्स राइट में लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी।
और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब फोर्स तो इधर ही लगेगा, तब ये राइट में चलना शुरू कर देगा। तो मतलब मुझे निकालना है कि वेलोसिटी कितने समय के बाद 0 हो जाएगी। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं Q0 और E, और E ये है भाई Q0x/m। ये है मेरे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और ये चल रहा है निगेटिव। तो यहां से लिख दो dv/dx। अब ये a है, अब ये x के टर्म है, तो याद करो v dv/dx इज इक्वल टू Q0x/m। तो v dv बराबर Q0x/m इंटू dx, और इंटीग्रेट कर दो। अब देखो हमारे पास जो इनिशियल पोजीशन थी वो तो x बराबर 0 थी, और इनिशियल वेलोसिटी -v0 थी। माइनस क्यों रखा भाई, लेफ्ट में था ना। तो जब ये x बराबर 0 पर था तो इसकी वेलोसिटी -v0 थी, और सपोज x पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी 0, ये है मेरे पास। अब ये कर सकते हो सॉल्व, v²/2 और ये -v0 से 0 इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, ये ओरिजिन का सिंबल यहाँ कंफ्यूजन करेगा, यहाँ लगा देते हैं, और ये आ जाएगा Q0/m x²/2, और ये 0 से x, और ये 2 से 2 आप काट दीजिए। अब वैल्यू रख दीजिए 0 माइनस v0² इज इक्वल टू Q/m x²। अब गड़बड़ क्या हुई, अब तुम लोग बताओ। गड़बड़ सर कुछ नहीं हुई, गड़बड़ हुई ही नहीं। यहां से x बराबर देखो, x बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है v0² m/q √ विद ए निगेटिव साइन। तो भाई वेलोसिटी 0 कहीं इसी तरफ होगी ना, तो x निगेटिव आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, x की वैल्यू निगेटिव होगी। या फिर अगर तुम रिटार्डेशन करना चाहो तो यहाँ पे माइनस कर लो, तब ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये हमने माइनस कर दिया, ये स्क्वायर की वजह से पता नहीं चल रहा था, तो ये इसमें में आ गया। अब अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो ये बहुत ही थोड़ी सी विचित्र सिचुएशन है, और यहाँ पर ये एक तरीके से SHM वाला केस है। SHM में भी तो यही था ना, ये माइनस करके चल रहा है, इधर चल रहा है। तो इसको अब हम जरा सेकेंड मेथड से करते हैं। ये मेरे पास t बराबर 0 पे, सर इसको इक्वेशन ऑफ मोशंस नहीं कर सकते, इसको सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मान लें क्या 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 बोलो, जोर से बोलो बेटा। सर इसको इक्वेशन ऑफ मोशंस नहीं कर सकते, v = u + at से नहीं टाइम कर निकाल सकते, क्योंकि ये जो डिसोसिएशन पता नहीं कर सकते हैं, वही तो मैंने इसीलिए तो लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन से तब यूज कर सकते हैं सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सर यहाँ फील्ड x के साथ चेंज हो रहा है क्या? हाँ, ये क्या दिया, E बराबर xi दे दिया है ना।
फील्ड भी कांस्टेंट। अब अगर ये कांस्टेंट होता तो कोई जी बात तब नहीं। लगा सकते थे। हाँ, तो t बराबर 0 पे x बराबर 0 था और v बराबर -v0 था, यानी इस तरफ है ये, ठीक है। अब हमारे पास इसका अगर हम इक्वेशन लिखते हैं इन जनरल टाइम पर, तो एक काम कर लेते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि इनिशियल वेलोसिटी इधर है तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर मान लें, और तब t बराबर 0 पे x बराबर 0 रहेगा, लेकिन v बराबर +v0 हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ये फोर्स हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा -q/m × x। तो v dv/dx इज इक्वल टू -q/mx। अब यहाँ पे अगर तुम इंटीग्रेट करते चले जाओगे तो कहीं फंसोगे नहीं, लेकिन हमने तुम लोगों को जो तरीका बताया था वो बता रहे हैं। v की जगह dx/dt लिख सकते हो, और इसको इस तरीके से करो, ये जो तुम लोगों को SHM में बताया था, d2x/dt², ये देखो, तो ये आ जाएगा d2x/dt² प्लस q/m × x बराबर 0। देखो ये वही चीज आ गई ना, d2x/dt²। Yes, और इसका sir. सोल्यूशन मैंने बताया था x बराबर a sin ω/t + phi। लेकिन ये ध्यान रखना, ये खाली इक्वेशन इसी तरफ जाने के लिए है, और यहाँ तक ये पहुंच गया, 0 हो गया, उसके बाद फिर ये इधर आ गया तो भी यहाँ तक आ जाएगा। SHM ये यहीं तक फॉलो होगा, उसके बाद आगे अगर आप चलोगे तो फिर जिधर ये जाएगा उधरी फोर्स भी रहेगा। तो बट वी कैन यूज SHM इक्वेशन फॉर दिस साइड। x बराबर a sin ω/t + phi। तो all the formula we can use for SHM for left motion towards left, जब तक वेलोसिटी इधर v0 दी थी और फोर्स इधर लग रहा था। तो x बराबर a sin ω/t हो गया, और v बराबर हो गया मेरे पास ω√a² - x²। तो अब यहां से हम सबसे पहले ओमेगा तो जानते ही हो, ये होता है ना। तो v की जगह हम रख देंगे 0, और ओमेगा की जगह रख देंगे √q/m, और √a² - x²। तो a² - x² इज इक्वल टू m/q। यहाँ पे वेलोसिटी जब 0 थी तो ये a² - x²। और वही दरअसल मेरे पास एम्पलीट्यूड भी होता है, और एम्पलीट्यूड आप जानते ही हो कितना होता है, ये x² है। तो देखो वो वही आ रहा है जो आ रहा था, और तुम्हें टाइम निकालना है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, a ओमेगा cos ω/t + phi। पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी भी इधर v0 है, तो हमें मालूम है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा बराबर v0 है।
तो A बराबर V0 अपॉन ओमेगा। तो V0 और ओमेगा अंडर रूट क्यू बाई एम है, तो अंडर रूट एम बाई क्यू ये आ जाएगा। ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो यहां से आप निकाल सकते हो, ए की जगह रख दो अगर, V0 स्क्वायर एम बाई क्यू इज इक्वल टू, यहां से भी वही आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमें टाइम निकालना है, तो मुझे निकालना है कि यहाँ तक जाने में, तो यहाँ ओमेगा हमें मालूम ही है, ये ओमेगा कितना आ चुका है अंडर रूट क्यू बाई एम करके। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम T/4 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और दैट इज m/q। ये इसका जाने का टाइम हो जाएगा। तो दैट इज द SHM रिलेटेड प्रॉब्लम। थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज समझना, नहीं तो कल फिर बताएंगे। एक क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था, वो अभी किया नहीं होगा। यहाँ पर एक काम और करते हैं कि जिसमें तुम लोग परेशान रहते हो, तो डाइपोल को जरा यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं। अभी तो हमने चार्ज को रखा था, और फिर अब हम डाइपोल को रखते हैं। तो डाइपोल को रखना बहुत इजी होता है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, और मुझे लगता है कि सबको ये क्लियर भी होगा। तो मान लीजिए ये मैंने डाइपोल को रख दिया ऐसे, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और इनके बीच की डिस्टेंस 2l है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले तो मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस P.E। और ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये रटे रहता है। अगर तुम लोगों को इन फॉर्मूलों में कोई दिक्कत है, जैसे इसकी वैल्यू P साइन थीटा हो जाएगी, तो अगर टॉर्क की वैल्यू P साइन थीटा हो जाती है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, बैलेंसिंग कब होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो पूरी ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा बराबर 90। टॉर्क जीरो कब होगा? मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी Pe, और ये थीटा बराबर 90 पर होगा। जीरो हो जाएगा 2 बार, जब थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर पाई 180। ये 3 सिचुएशन कैसे शो करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी राइट साइड में है, तो थीटा बराबर 0 का मतलब है डाइपोल को ऐसे रखो, -q और +q। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ये थीटा बराबर 0 की कंडीशन है, और माइनस ये +q और ये -q। तो डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, ये थीटा बराबर पाई या 180 की सिचुएशन है। और अगर ऐसे रखे है -q और ये +q, तो डाइपोल मोमेंट ऊपर है, फील्ड इधर है, तो ये थीटा बराबर 90 की सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में टॉर्क मैक्सिमम है Pe, और इन दोनों में टॉर्क 0 है। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिचुएशन में है -Pe, इस सिचुएशन में है +Pe, और इस सिचुएशन में है 0। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, टॉर्क 0 है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और टॉर्क 0 है, तो इस कंडीशन में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब मान लो इसको थीटा एंगल पर, थीटा नॉट एंगल पर छोड़ दिया गया है, तो ये क्या करेगा? ये ऐसे घूमेगा, क्योंकि टॉर्क इसको लगेगा, टॉर्क विल ट्राई टू अलाइन, और अल्टीमेटली ये क्या करेगा? ऐसे हो जाएगा, ये -q और ये +q हो जाएगा। लेकिन यहाँ आते आते इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये आगे मूव करेगा और एक तरीके से ऑसिलेशन करेगा। और अगर थीटा नॉट छोटा होगा, ये एंगल बहुत बड़ा नहीं होगा, तो ये SHM भी करेगा। तो यहाँ पर दो चीजें पूछते हैं
कि अगर ये SHM कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। और कभी कभी पूछते हैं कि इस थीटा नॉट सिचुएशन से स्टेबल यहां तक आने में, मीन पोजीशन तक आने में टाइम क्या लगेगा। तो देखो टॉर्क बराबर क्या लगा, माइनस पीई साइन थीटा। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करूंगा। तो सपोज ये जनरल सिचुएशन है थीटा, तो यहां से टॉर्क बराबर है माइनस पीई साइन थीटा। और एक चीज और है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो मान लिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और अल्फा बराबर माइनस पीई साइन थीटा। तो अल्फा बराबर है माइनस पीई अपॉन आई साइन थीटा। अब यहां पर इसकी एनालिसिस दो तरीके से करेंगे। इफ थीटा इज स्मॉल तो आप इसको SHM मान सकते हो। तो अल्फा बराबर माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर पीई अपॉन आई। तो ओमेगा बराबर अंडर रूट पीई अपॉन आई, where PE is the dipole moment और I the moment of inertia। तो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। तो अगर आपने बहुत ज्यादा एंगल नहीं दिया है, थोड़ा ही दिया है, तो मीन पोजीशन तक आने में इसको T/4 का टाइम लगेगा। तो T/4 टाइम लगेगा पाई/2 अंडर रूट I/P। लेकिन अगर आपने इसको थीटा को छोटा नहीं मानते हैं, देन यू हैव टू डू इंटीग्रेट कि कितना टाइम लगेगा। फिर उसके लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और बेसिकली आपको कभी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो इंटीग्रेशन काफी टफ होते हैं और मेडिकल के बच्चों को वो इंटीग्रेशन नहीं आते। तो वो हम टीचर लोग नीट में नहीं पूछते हैं, उसको पूछना होता है तो फिर हम लोग जेई एडवांस के लिए छोड़ देते हैं। ये उसकी कहानी होती है। तो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये सिचुएशन रहती है। लास्ट आज का आर्टिकल, आज का आर्टिकल लास्ट ये है कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, और मान लीजिए एक पार्टिकल को मैंने इस तरीके से छोड़ दिया v0 वेलोसिटी से। तो अब क्या सिचुएशन रहेगी। अब सिचुएशन ये रही कि हमारे पास इसकी वेलोसिटी इधर है लेकिन फोर्स इस पर इधर लगेगा, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ये वाला जो टॉर्क का कंपोनेंट है, ये फोर्स का कंपोनेंट है, ये इधर वेलोसिटी देगा और v0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमारे पास पैराबोलिक हाँ पैराबोलिक पाथ पैराबोलिक पाथ चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि सपोज ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, जहां से फेंका गया था वहां ओरिजिन है। तो अब अगर हम चलें तो ux बराबर 0 है, uy बराबर v0 है, और ax इज इक्वल टू QE/m है, और ay बराबर 0 है। g को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन लिखूं, x डायरेक्शन में लिखूं, तो x बराबर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 बट हाफ
QE बाई m इंटू टी स्क्वायर, और y डायरेक्शन में लिखें तो एक्सेलेरेशन नहीं है, v0 इंटू टी, और वैल्यू रख दें तो x बराबर 1/2 QE बाई m, और t की जगह y अपॉन v0 का स्क्वायर। तो x बराबर QE अपॉन 2mv0 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ये बेटा पैराबोला का इक्वेशन है, और ये x बराबर वाई स्क्वायर है। तो अब ये पैराबोला कैसा बनेगा, ये जरा आप बताइए हमें। ये एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो ये पैराबोला मेरे पास ये इस टाइप का बनेगा, ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ऐसे, इस टाइप का ये जाएगा, ऐसे। इसकी कहीं भी वेलोसिटी लोगे, ये कंपोनेंट बराबर रहेगा, लेकिन ये कंपोनेंट लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये अल्टीमेट इस तरीके से, तो इसका पैराबोलिक पाथ होगा। लर्न कर लो, यूनिफॉर्म फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पर छोड़ देते हैं, नॉट नेसेसरी कि हम 90 पे ही छोड़े, हम थीटा पे छोड़े, तब भी यही होगा। सपोज आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डायरेक्शन में छोड़ दीजिए, तो इधर जो एक्स वाला कंपोनेंट है वो बढ़ता रहेगा, और वाई वाला कंपोनेंट वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये पैराबोलिक पाथ होता है। अब हम लोगों को इसमें खाली सर क्वेश्चन, पाथ का डायरेक्शन चार्ज पर डिपेंड करता है। क्या पाथ का डायरेक्शन चार्ज पर डिपेंड करता है। जाहिर करता है बेटा। अगर ये हाँ, मान लीजिए करता है। चार्ज -q होता तो क्या होता, राइट तो साइड फोर्स से इधर लगता है ना, अपोजिट हो जाता। तो फोर्स इधर लगता, तो ये पैराबोला ऐसे ना बनता, तब ये ऐसे बनता। चार्ज पर डिपेंड करता है। अब हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ दुनिया भर की मैकेनिक्स लगानी है। सर हमें यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, ये हमने दी थी, चार्ज हमने +q रखा था, तो कहीं पे भी रखोगे पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा ना। नहीं समझ में आया? नहीं सर समझ गए, अब समझे। हम सोचे सर वो डायरेक्शन हमारा ये मिस हो गया होगा, हमने कहा था चार्ज पॉजिटिव, चार्ज क्यों पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। जी। ओके बेटा, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर। थैंक Thank you, sir. थैंक Thank you, sir. थैंक